मथुरा वृंदावन जा रहे हो? आइटनरी चाहिए? अरे बनवा देंगे। राधे राधे। सफ़र की शुरुआत करो अपने घर से, क्योंकि घर भी तो एक मंदिर है। घर से निकलो, मथुरा पहुँचो, और मथुरा पहुँचने के बाद सबसे पहला काम करो कि यहाँ पे एक रूम ले लो। और रूम लेने के वक्त एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे होटल के प्राइसेस से काफ़ी अच्छे प्राइस से आपको धर्मशाला और आश्रम मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करना ज़्यादातर धर्मशाला लेने का। और धर्मशाला ऐसे नहीं कि आपको ख़राब मिले, धर्मशाला काफ़ी नीट एंड क्लीन रहते हैं एंड वेल मेंटेन रहते हैं। हम लोग रुके थे भरतपुर गेट के पास अग्रवाल धर्मशाला में। बहुत अच्छा धर्मशाला था, 3 बेड फॉर 425 रुपीज़। इससे सस्ता क्या चाहिए। रूम ले लिया हो तो अच्छे से फ्रेश हो गए, थोड़ी देर रिलैक्स करके निकल पड़ो होली गेट की तरफ। और होली गेट होते हुए निकल पड़ो विश्राम घाट की तरफ सुनहरी शाम का मजा लेने के लिए। ढलते सूरज को देख के आप लोग वहाँ से निकल पड़ो द्वारकाधीश मंदिर की तरफ। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद अब आ जाओ थोड़ा सा मथुरा का मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे आपको मार्केट में घुसते ही मिलेगी शुद्ध देसी घी की खुशबू। अच्छे से वहाँ पे समोसा और हलवा का नाश्ता कर लो और अपना दिन यहाँ पे समाप्त कर लो। और जल्दी सोना, क्योंकि कल सवेरे उठना है बहुत ही जल्दी और देखना है सनराइज कंस किला से। अगर आप मथुरा वृंदावन आ रहे हो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप कहीं पे नोट कर लो, लिख लो या याद कर लो कि अगर आप मथुरा वृंदावन आ रहे हो तो यहाँ के बंदरों से सावधान रहना, क्योंकि यहाँ के बंदर बहुत ही ज़्यादा नटखट है। आपका फ़ोन, आपका पर्स और आपका चश्मा कब गायब हो जाए किसी की गारंटी नहीं है। इसीलिए अपने सामान की रक्षा स्वयं करें या फिर फ्रूटी का स्टॉक साथ लेके चले, क्योंकि यहाँ पे बार्गेनिंग फ्रूटी से ही होती है। तो अपनी अगली सुबह की शुरुआत करो कंस किला पे सनराइज़ देखने से। और जब तक आप लोग सनराइज देख रहे होगे तब तक मार्केट में बदई कचौड़ी बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी होगी। जी हाँ, मथुरा में आए हो और बदई कचौड़ी ना खाए हो ऐसी गलती भूल के भी मत करना। यहाँ की बदई कचौड़ी का टेस्ट बिल्कुल अलग है। सनराइज देख करके आओ द्वारकाधीश मंदिर के पास, वहाँ पे आपको उमा पहलवान की कचौड़ी की दुकान मिलेगी। वहाँ जैसे ही आप पहुँचोगे आपके नाक में शुद्ध घी की जो खुशबू आएगी, आपका रोम रोम मदहोश हो जाएगा। और आके आप कचौड़ी और सब्ज़ी का जायका लो और निकल पड़ो जन्मभूमि के लिए। जन्मभूमि जा रहे हो तो एक बात का खास ध्यान रखना कि वहाँ पे आप कोई भी बाहरी सामान लेके नहीं जा सकते हो। इसीलिए आपके जो भी सामान है, खास करके मेटल के सामान, उन सभी को आप अपने रूम में छोड़ आओ, या नहीं तो आपको वहाँ पे लॉकर रूम की भी सुविधा मिलती है, आप वहाँ जाके भी रख सकते हो। बट मैं कहूँगा कि आप रूम पे ही छोड़ाओ, सेफ भी रहेगा और आप और अच्छे से घूम भी पाओगे। हाँ, पैसे अलाउ है, आप अंदर में जाके शॉपिंग कर सकते हो, पर आप कोई भी मेटल का सामान जैसे कि वॉच, बर्ड्स या फ़ोन नहीं लेके जा सकते हो अंदर। जन्मभूमि घूम कर आओ और अपने रूम से चेकआउट करके निकल लो गोवर्धन के लिए। और गोवर्धन पहुँच के सबसे पहला काम करना है रूम ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे रूम आसानी से नहीं मिलते हैं। उसके पीछे भी कारण है, हज़ारों श्रद्धालुओं जो हर साल यहाँ पे आते हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। गोवर्धन इतनी ज़्यादा भरी रहती है ना कि रूम मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कुछ लोग तो बाहर में टेंट लगा के ही बैठ जाते हैं, इसीलिए पहले यहाँ पे आके अच्छा सा रूम ढूंढ लो। अब आप गोवर्धन पर्वत आए और परिक्रमा नहीं किए तो भैया आप गोवर्धन आए ही क्यों। गोवर्धन पर्वत का जो परिक्रमा है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है बड़ी परिक्रमा जो कि 12 किलोमीटर की है, और दूसरी है छोटी परिक्रमा जो कि 9 किलोमीटर की है। बड़ी परिक्रमा करते हुए आप राजस्थान भी पहुंच जाओगे, क्योंकि पुछड़ी का लोठा मंदिर जो है वो राजस्थान में है। परिक्रमा आप 2 तरह से कर सकते हो, या तो आप पाँव पैदल चल के कर सकते हो परिक्रमा, या नहीं तो आप ई रिक्शा लेके कर सकते हो। इट इज़ ऑल डिपेंड अप टू यू, जिसमें भी आप समर्थ हो आप परिक्रमा कर सकते हो। अगर आप पाँव पैदल परिक्रमा करने की सोच रहे हो तो मैं सबसे अच्छा टाइमिंग होगा कि आप रात से शुरुआत करो। आप रात से शुरुआत करोगे तो आपकी परिक्रमा जल्दी खत्म हो जाएगी सवेरे होने से पहले। इससे क्या होगा, एक तो आप सवेरे की गर्मी से बच जाओगे और दूसरी रातों रात खत्म करके आप अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए भी निकल पाओगे। ठीक है, अब परिक्रमा कर लिया, कुछ देर आराम कर लो, खा लो पी लो, रूम चेकआउट करके निकल पड़ो बरसाना के लिए। और बरसाना पहुँच के रूम लो और अच्छे से रिलैक्स कर लो। अच्छे से रिलैक्स इसीलिए करना है क्योंकि अभी सारे मंदिर बंद होंगे। जी हाँ, यहाँ ब्रज में नियम है कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक सारे मंदिर की पट जो है वो बंद रहती है, और 4 बजे के बाद ही सारे द्वार खुलते हैं। इसीलिए आराम करके शाम को निकल लो राधा रानी मंदिर के लिए। अब अगला दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमें करनी है पहाड़ की चढ़ाई। राधे राधे का नाम लेके निकल लो सांगरी खोड़ के लिए, जहाँ की पत्थर काफ़ी फिसलन भरी है, और हो भी क्यों ना वहाँ पे दही मक्खन जो गिरा पड़ा है। इस जगह की मान्यता ये है
कि यहाँ पे दान लीला हुआ था। जब सखिया यहाँ पे दही घी लेके आ रही थी और तब कृष्ण भगवान ने उनका रास्ता रोका था और उनसे दान मांगा था, दही का, दूध का, मक्खन का। उन्होंने नहीं दिया था तो भगवान ने कंकर पत्थर मार मार के सारे मटकी को फोड़ दिए थे और उसमें से सारे दही, मक्खन, दूध, मलाई सब उस पत्थर पे गिर गए थे। और तब से लेके आज तक वहाँ पे फिसलन है और वहाँ से दही और मक्खन की खुशबू आती है, जो हम लोगों ने अनुभव किया है। आप भी अगर जाओगे तो आपको भी वो चीज़ ज़रूर महसूस होगी। तो वहाँ से होते हुए हमें निकलना है अब मोड़कुटी के लिए। सांकरी खोड़ से आगे बढ़ो मोड़कुटी की तरफ, लेकिन बीच में गहबर वन आएगा, उसे घूमना ना भूलना। कहा जाता है कि राधा रानी ने अपने हाथों से उस वन को सजाया था। गहबर वन घूम करके अब निकलते हैं मोड़कुटी की तरफ। मोड़कुटी के बारे में कहा जाता है कि वो जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण मोड़ बन के आए थे राधा रानी को मनाने के लिए। मान मंदिर और मोड़कुटी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब राधा रानी ने हट मान ली थी कि अब वो श्री कृष्ण से बात नहीं करेंगी, तब श्री कृष्ण भगवान मान मंदिर की तरफ आए थे उन्हें मनाने के लिए। उनके पैर पड़े थे कि राधे मान जाओ। उन्होंने नहीं माना, तब जाके भगवान ने मोड़कुटी की तरफ मोड़ रूप लेकर राधा रानी को मनाने के लिए आए थे और उसके बाद राधा रानी मान गई थी। इसीलिए इस दोनों जगहों का नाम मोड़कुटी और मान मंदिर पड़ा है। मान मंदिर से घूम करके वापस रूम पे आओ, क्योंकि आपने अब लगभग बरसाना घूम लिया है। रूम पर आने के बाद थोड़ा कुछ खाने पीने के बाद अब निकल लो नंदगांव के लिए, जो कि महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है बरसाना से। नंदगांव पहुँच करके सबसे पहले नंद भवन जाओ और वहाँ पे नंद बाबा के दर्शन कर लो। उसके बाद नंद भवन के ऊपर की तरफ जाओ, जहाँ से पूरा नंदगांव दिखता है और हाँ, वहाँ से बरसाना भी दिखता है। वहाँ पे नज़ारे देखने के बाद अब हम लोग निकल पड़ते हैं चरण पहाड़ी की तरफ, जहाँ पे माना जाता है कि भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलने आते थे। वहाँ पे उनके चरण के छाप भी है, जिसके आप दर्शन कर सकते हो। अब नंदगांव से वापस बरसाना आओ, रात्रि भोजन करके सो जाओ, क्योंकि अगली सुबह हमें निकलना है वृंदावन। वृंदावन आ रहे हो तो एक बात का खास ध्यान रखना कि वृंदावन थोड़ा सा महंगा जगह है कंपेयरिंग टू अदर प्लेसेस इन ब्रज। हम लोग वृंदावन में रुके थे गोपाल सदन में। अटल्ला चुंगी पहुँचकर आप बहुत ही आसानी से ऑन फुट भी गोपाल सदन पहुँच सकते हो। वहाँ आपको बहुत ही सही प्राइस पे रूम मिलेंगे। हम लोगों को मिला था 600 रुपये का एक रूम, जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा था और वेल मेंटेन्ड था। और वहाँ से बांके बिहारी निधि वन ये सब बहुत ही पास में था, तो हम लोगों ने वही लेना सही समझा। यहाँ पहुँच के नाश्ता वास्ता करके निकल पड़ो बांके बिहारी मंदिर के लिए। और हाँ, एक बात खास ध्यान रखना, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ के बंदर बहुत ही नटखट है। आपको बरसाना मथुरा के बंदर एक बार को बख्श भी दे, लेकिन वृंदावन के बंदर आपको बख्शेंगे नहीं। चश्मा ऐसे गायब करेंगे जिससे कि आपको पता भी ना चले, झटकों में गायब हो जाता है। इसीलिए अपने सामान की सुरक्षा अच्छे से करें। फ़ोन बार बार ना निकालें, चश्मा पहन के ना ही चले तो ज़्यादा अच्छा, वरना फ्रूटी का स्टॉक अपने साथ रखना पड़ेगा। बांके बिहारी घूम करके अब चलो रंगजी महल की तरफ, जहाँ पे आपको साउथ इंडियन कारीगरी देखने को मिलेगी। ये मंदिर डेडिकेटेड है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को। इस मंदिर में आपको शीश महल, वाहन घर जैसे यूनिक चीज़ें देखने को मिलेगी और मुझे इस जगह जाना बहुत ही वर्थ इट लगा है। आप लोग भी अगर यहाँ आओ तो एक बार रंगजी मंदिर ज़रूर जाओ। अब चलते हैं निधिवन की तरफ, जहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ आज भी रात को श्री कृष्ण, राधा रानी समेत अन्य सहेलियाँ आती है। अब ये बात कितना सच और कितना झूठ ये तो हमें नहीं पता, पर निधिवन जी में आपको 3 सुंदर सुंदर मंदिर देखने को मिलेंगे जिनके आप दर्शन कर सकते हो। अब शाम हो चुकी है, चलते हैं केशी घाट पे। केशी घाट पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। इट इज़ ऑल डिपेंड अप टू यू कि आप बार्गेनिंग कैसे कर ले हो। तो यहाँ पे आपको प्राइस काफ़ी हाई बताया जाएगा, आप बार्गेनिंग करके एक फिक्स प्राइस पे ला करके बोटिंग का मज़ा ले सकते हो। और सच मानो, घाट घूमने का मज़ा बोटिंग पर जो है ना वो ऐसे नहीं है, क्योंकि बोट पर पूरा घाट, पूरा भव्य घाट आपको दिखाई देता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हो एक बार बोटिंग ज़रूर करो। घाट घूम करके अब चलते हैं श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर की तरफ और वहाँ दर्शन करके अपने वृंदावन के पहले दिन को समाप्त करते हैं। अब अगली सुबह निकल लो प्रेम मंदिर के लिए। सुबह की धूप जब वाइट मार्बल पर पड़ती है, आंखें टिक जाती है उस मंदिर पर। ऐसा भव्य मंदिर है प्रेम मंदिर। मंदिर के अंदर श्री कृष्ण की लीलाओं की सारी प्रतिमाएं बनी हुई है। मंदिर का अपना एक कैंटीन भी है, जो कि थोड़ा सा महंगा है पर हाइजीनिक है। पास में ही मंदिर का अपना एक स्टोर है, जहाँ पर श्री जगतगुरु कृपालु महाराज जी द्वारा दी गई सारी प्रवचनों के रिकॉर्ड्स और राधा कृष्ण के वस्त्र वगैरह मिल जाएंगे। प्रेम मंदिर से घूमकर चलो इस्कॉन मंदिर की तरफ,
जो कि महज 800 मीटर की दूरी पर है और वहाँ घूमना भी जायज़ है। और वो हो भी क्यों ना, दुनिया का पहला इस्कॉन मंदिर वृंदावन में ही जो बनाया गया था। इस्कॉन मंदिर घूम करके अब आ जाओ पागल बाबा मंदिर की तरफ। पागल बाबा मंदिर में कुछ देर घूम लो और उसके बाद आ जाओ अन्नपूर्णा भवन, जहाँ पे श्री जी की रसोई है और वहाँ पे आपको निःशुल्क भोजन प्राप्त होती है। वहाँ पे आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना रहता है अपने आधार कार्ड के साथ। उसके बाद आप वहाँ पे भोजन कर सकते हो। तो रात्रि भोजन अपना अन्नपूर्णा भवन में करके वापस अपने रूम पे आ जाओ, आराम कर लो और अगले दिन निकल लो मथुरा के लिए। और मथुरा से गोकुल है बस 10 किलोमीटर की दूरी पर। गोकुल आते ही सबसे पहले जाओ नंद भवन में, वहाँ दर्शन कर लो और पास में ही ठकुरानी घाट है, वहाँ पे देखो भव्य यमुना जी को। वहाँ से अब निकल पड़ो ओल्ड गोकुल की तरफ, जहाँ पे सारे मुख्य स्थल है। ओल्ड गोकुल जाओगे ही कि आपको रास्ते में पड़ जाएगी रमन रेती। रमन रेती में उतरो और रमन रेती के बारे में ये कहा जाता है कि रमन रेती में श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। तो अब आप रमन रेती में जाओ। रमन रेती में आते ही आपको एक मंदिर दिखाई देगी श्री कृष्ण की। उसके बाद आपको एक हाथी दिखाई देगा, वहाँ पे आपको मोर मिलेंगे, गौशालाएँ मिलेंगी, पक्षियों के लिए बनी हुई कुटिया मिलेंगी और सबसे मुख्य बात वहाँ पे रेत मिलेगी। रमन रेती घूम रहे हो तो उन रेत के साथ खेलना ना भूलना। अब जैसे ही आप रमन रेती से बाहर निकलोगे, ठीक सामने आपको डियर पार्क मिलेगी, जहाँ पे तरह तरह के हिरणों को पाला गया है। वहाँ पे आप जाके देख सकते हो हिरणों को। अब डियर पार्क से निकल के हम लोग चलते हैं 84 खंबा की तरफ। 84 खंबा के बारे में बता दूं कि 84 खंबा एक मंदिर है जो कि गोकुल में पड़ती है और वहाँ पे 84 खंबे हैं। पर बात बस इतने पे ही ख़त्म नहीं होती है कि वहाँ 84 खंबे। मिस्टीरियस फैक्ट तो ये है कि वहाँ पे है तो 84 खंबे, मगर कोई आज तक गिन नहीं पाया कि एग्जैक्टली वहाँ पे 84 खंबे हैं। मतलब कभी ज़्यादा तो कभी कम हो जाता है, एग्जैक्ट कोई गिन नहीं पाया है कि 84 खंबे हैं। पर ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि वहाँ पे 84 खंबे हैं। 84 खंबा घूम करके अब आ जाओ ब्रह्मांड घाट की तरफ। ब्रह्मांड घाट एक सुंदर सा घाट है, जहाँ की मान्यता ये है कि जब श्री कृष्ण ने बचपन में मिट्टी खा लिए थे और माता यशोदा ने उनसे मिट्टी उगलवाने के लिए उनका मुंह खुलवाया था, तब उनके मुंह में सारा ब्रह्मांड दिख गया था और ये लीला इसी घाट पे हुई थी, इसीलिए इस जगह का नाम ब्रह्मांड घाट हो गया था। तो ब्रह्मांड घाट घूम करके अब समय आ गया है अपनी इस यात्रा को समाप्त करने का। तो मैंने जो ये आइटनरी आपको बताई है वो मेरे एक्सपीरियंस की है। मैं जब ब्रज घूमने गया था, मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या घूमा, ये आइटनरी उस पे है। अगर आप ब्रज घूमे और कोई चीज़ मुझसे छूट रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट में उस चीज़ के बारे में बता दें, ताकि जब ठाकुर जी का बुलावा दोबारा आए हम उन सारे जगहों को दोबारा घूम लें। तो बस होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन माई नेक्स्ट व्लॉग।